गाइस, डेगान ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 12th के फर्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास में विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में, उसके जितने भी डेरिवेशंस, थ्योरम्स और जो सूत्र है उनके बारे में कि आवेश की प्रकृति क्या होती है, और यदि दो आवेश किसी निर्वात के अंदर अवेलेबल है, उनके बीच डिस्टेंस आर है, तो उनके बीच में जो फोर्स काउंट होगा, उस फोर्स का मान क्या होगा, या फिर उस फोर्स को कहते क्या है। जैसे कि दो आवेशों में थे जो Q1 एंड Q2, दो चार्ज अवेलेबल है, इनके बीच में जो आर डिस्टेंस है तो इसके बीच में जो काउंट होने वाला फोर्स है, जो लगने वाला फोर्स है, वो F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फोर्स अकॉर्डिंग यानी कुलाम बल के अकॉर्डिंग हमने आवेशों की जो विद्युत बल या फिर विद्युत क्षेत्र के अंदर जितने भी चार्जेस अवेलेबल हैं उनके बारे में स्टडी की थी। और ऐसे बहुत सारे जो मतलब आगे डेरिवेशंस आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में, उन सारी चीजों को कंप्लीटली हमने स्टडी कर ली थी। बच्चों, 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जो आज न्यूमेरिकल हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो न्यूमेरिकल को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बस एक माइंड में एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल जितने भी जो टर्म्स हैं वो अगर कंप्लीट माइंड में आपके नहीं है, तो अगर इजी भी कोई सा भी न्यूमेरिकल होगा तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट साबित हो सकता है। इस बात लोगों को आपको मेजर ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जितने भी जो न्यूमेरिकल चाहे वो इजी हो चाहे वो हार्ड हो, हार्ड क्या है, जैसे है तो सारे इजी, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं होते, तो उसकी वजह से क्वेश्चन वो में हार्ड लगने लगता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है और आप लोग दिमाग उसके अंदर क्या लगाते हो, तो फिर वो क्वेश्चन अपना आप ही गलत हो सकता है। तो इस बात लोगों को आप अच्छी तरह से ख्याल रखें और ध्यान में रखें। ठीक है बच्चों, तो 12th के मतलब कि लेसन के पीछे जो जितने आउटसाइड जो चैप्टर के बाद में न्यूमेरिकल आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, देन फिर वन लाइन के हो या फिर थर्ड लाइन के हो, तो उन सारे क्वेश्चन को लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे वो थ्योरम्स और डेरिवेशन इनके बीच में ही मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं। और क्रिटिकल क्वेश्चन जितने भी है तो वो अपने माइंड से आप लोग इस बात को ध्यान में रखकर पढ़े कि कौन सी वैल्यू कहां पर स्टेब्लिश करनी है, कौन सी वैल्यू को कहां पर अगर हम आउटपुट देते हैं उसको, तो फिर उससे इनपुट निकल कर आ सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है बच्चों, आज हम 12th के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर्स हैं उनके अंदर सीबीएसई बोर्ड या फिर एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं, और उन सारे क्वेश्चनों को हमारे बोर्ड लेवल के एग्जाम होते हैं वही चीजें मैं आप लोगों के लेकर आ रहा हूं, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम में प्रिपेयर हुए हैं तो उन क्वेश्चनों को वापस आप एक बार मेथड समझ लो, तो उनके लिए अगर वो वापस उस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन हो तो मेथड अगर आप लोगों को पता है तो वो सारे क्वेश्चन है वो इजी हो जाते हैं आप लोगों के पढ़ने और समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, जिनके बारे में हम लोग इस प्रकार से स्टडी करेंगे। तो देखिए कि बच्चों, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि यदि कोई निकाय कोई वस्तु प्रत्येक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है, तो उसके कुल एक कूलम्ब प्रभाव प्राप्त करने के लिए, यानी कि टाइम पीरियड को देखिए आप लोगों को मेरे ध्यान में रखना है यहाँ पे कि प्रत्येक सेकंड के अंदर तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है, तो एक कूलम्ब का प्रभाव प्राप्त करने में उसे कितना टाइम पीरियड लगेगा। टाइम पीरियड सेकेंड, आवर, डेज, वीक, मंथ या फिर ईयर के रूप में किसी फॉर्म के अंदर आ सकता है। आप लोग इसे स्टेब्लिश ए बिग फॉर्म ऑफ लाइक ईयर काउंट करके लिख करके साथ में फिर आप मान करके इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन के अंदर गिवन चीजें हैं उन गिवन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो गिवन चीजें कौन कौन सी है कि वस्तु द्वारा प्रत्येक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन
प्रत्येक सेकंड में इलेक्ट्रॉन का मान, तो हो जाएगा 10⁹ इलेक्ट्रॉन, जो कि प्रोड्यूस करता है, देता है। ठीक है बच्चों। फिर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास में ये वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो फॉर्मूला हमारे पास में Q इजकल टू एन के अंदर ये फॉर्मूला, ये जो वैल्यू है वो किसी भूमिका निभा रही है, एन की भूमिका निभा रही है। तो एन की भूमिका निभा रही है, तो इसके लिए चार्ज की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, देखिए वस्तु के लिए आवेश का मान क्या हो जाएगा, Q इजकल टू एन ई, यानी कि 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है बच्चों। ये तो हो जाएगा 10⁹ 1.6 10⁻⁹ अब देखिए यहां से हम Q की जो वैल्यू फाइंड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 10 कूलोम। ठीक है बच्चों। ये हमारे पास में आवेश और चार्ज की वैल्यू हमारे पास वैल्यू निकल के फाइंड आउट हो गई। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई निकाय प्रत्येक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन देता है, तो अब हम लिखेंगे जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, निकाय द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में लगा समय, निकाय द्वारा जो टाइम पीरियड लगेगा उसको 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने में, वो कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला वाला जो पॉइंट है उसे हम लोग इस प्रकार समझेंगे कि 1 सेकेंड टाइम हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चार्ज की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई। फिर हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो वैल्यूज है कि उसको टाइम पीरियड कितना चाहिए 1 ईयर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो इस चार्ज को जनरेट होने में जो टाइम पीरियड लग रहा है, फिर हम कंप्लीट कर निकालेंगे। 1 सेकेंड के अंदर जो टाइम पीरियड लग रहा है, जो कूलाम का जो मान है वो आएगा, तो फिर हम बात करेंगे 1 कूलाम के लिए। इस चार्ज के लिए अगर हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी तो फिर हम 1 कूलाम प्रभार प्राप्त करने के लिए बाद में इसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए कि निकाय के अंदर 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, वन अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है बच्चों। इस वैल्यूज को हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यूज आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻9 कूलोम, जो कि वैल्यूज हमने अकॉर्डिंग सिंप्लीफिकेशन 10⁻⁻19 जो हमने 12th के फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि 1 कूलोम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट किया है। ठीक है बच्चों। ये तो कि मतलब कि 1 सेकेंड के लिए। अब हम बात करते हैं कंप्लीट ईयर के लिए। तो कंप्लीट ईयर के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.25 इंटू 10⁻9 अपॉन 365 इंटू 24 इंटू 3600 सेकेंड, यानी कि मिनट एंड सेकेंड के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में वैल्यूज को हम सॉल्विंग करेंगे, तो हमारे पास में जो 1 कूलाम पर बार प्रत्येक सेकंड अनुरूप तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, और 1 कूलाम पर बार प्राप्त करने के लिए उसको जो जितना टाइम पीरियड लगेगा वो हमारे पास में वैल्यू फाइंड आउट होके निकल कर आ जाएगी सॉल्विंग के अकॉर्डिंग, सॉल्विंग करने के बाद में। ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास में जो सेकेंड क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, यानी कि अगले वाले टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए कि बच्चों अब हमारे पास में जो सेकेंड क्वेश्चन अवेलेबल है तो उसके बारे में हम लोग इस प्रकार समझेंगे, जैसे कि यदि जो धनात्मक आवेश है
तो उनके लिए सबसे पहले दोनों बात करेंगे Q1 एंड Q2। धनात्मक आवेश है और धनात्मक आवेश है तो समान है तो उसके लिए हम लोग कंप्लीट इसके लिए और इसके लिए दोनों चार्जों के लिए एक सिंबॉलिक चार्ज है वो Q मान लेंगे, जो कि ये यहाँ पे फर्स्ट वाला चार्ज Q1 के लिए भी Q हो जाएगा और सेकंड वाला चार्ज Q2 के लिए भी Q हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो वैल्यू आ जाएगी कि दोनों चार्जों के मध्य जो रिपल्सन का फोर्स है वो जाएगा 3.7 इंटू 10⁹ न्यूटन और दोनों के मध्य जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 5 एंगस्ट्रॉम यानी कि 5 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है बच्चों, तो उनके लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमें काउंट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हम लोग देखिए दो चार्ज अवेलेबल है, उनके बीच में डिस्टेंस दी गई है, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि उनके बीच में जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला हो जाएगा कूलम्ब बल का, स्टैटिक फोर्स का। तो देखिए F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस वैल्यू के लिए हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहां पर। तो देखिए कि 3.7 इंटू 10⁻⁹ इजिकल टू K की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 9 इंटू 10⁹ जो हमें पता है, और Q1 और Q2 दोनों के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा Q स्क्वायर। देन फिर R स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 5 इंटू 10⁻⁻10 और 5 इंटू 10⁻⁻10 इस हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर हम लोग हमें Q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Q स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो कर लेंगे। तो देखिए बच्चों Q स्क्वायर इजिकल टू 9 इंटू 10⁻9 सॉरी 3.7 इंटू 10⁻⁻9 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका, तो 5 इंटू 10⁻10 का जो स्क्वायर है ये वैल्यूज ऊपर चली जाएगी। तो इसके लिए ऊपर चले जाने के बाद में जो वैल्यूज है यहां पर वो इस प्रकार से स्टेब्लिश होगी कि 25 इंटू 10⁻20 अपॉन और 9 इंटू 10⁻9 की जो वैल्यूज है वो नीचे जाएगी, जो K की वैल्यूज है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा Q स्क्वायर इजिकल टू, कंप्लीट को अगर हमें सोल्व करना है तो Q स्क्वायर की हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10.28 इंटू 10⁻38। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हो जाएगी। सोल्व कर लेना, देख लेना आप कि सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 10⁻9 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो माइनस से हो जाएगी कंप्लीट का जो एडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻38। ये वैल्यू तो हमारे पास फाइंड आउट हो गई। फिर हमें क्या करना है कि 3.7 इंटू और 25 को गुणा करना है। गुणा करने के बाद में 9 के इसमें डिवाइडेशन दे देना। सिंपल सा इसके अंदर एडिंग और सब्सट्रैक्शन की जो मेथड है वो सिंपल सा है, ज्यादा इसमें लोड लेने वाली कोई बात है नहीं। और कंप्लीट को जो सोल्व करने के बाद में हमारे पास में जो वैल्यूज आ जाएगी वो आ जाएगी 10.28 इंटू 10⁻38। फिर इसका हम लोग इसका जो वर्ग है वो लेंगे, तो वर्ग लेंगे तो बच्चों इसके लिए देखिए Q स्क्वायर की वैल्यू में फाइंड आउट करने के लिए यहां पर हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 10.28 इंटू 10⁻38 का रूट ऑफ ले लेंगे। तो यहां पर हमें रूट ऑफ लेने के बाद में जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास में तो रूट ऑफ लेना इसका, तो रूट ऑफ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो देखिए सबसे पहले तो लोग रूट ऑफ ले लेंगे 10⁻⁻19 तो हो जाएगा इसका 38 का। देन फिर हमारे पास में जो वैल्यूज आ जाएगी कि रूट ऑफ लेना है तो 10.28 इसका रूट ऑफ ले लेंगे, तो इसके लिए वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास में 3.2 किस प्रकार से हो जाएगी कि देखिए जो हमारे पास में इसको 3.2 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसके लिए ये हो जाएगी 4, देन फिर 6 और
6 and 9 4 अप्रोक्स जो वैल्यू हमारे पास में निकल के आएगी वो 10.24 या फिर 28 समथिंग अबाउट के हिसाब से ये वैल्यूज हमें यहां पर पुट कर सकते हैं 3.2 को। ठीक है बच्चों, क्योंकि आगे तो मान लो इसके मल्टीप्लिकेशन के अंदर बात करेंगे तो ये वैल्यूज बढ़ती जाएगी। तो 3.2 इंटू 10⁻⁹ वैल्यूज है वो हम यहां पर वर्ग ले लेंगे 10.28 इंटू 10⁻38 का क्यू स्क्वायर की वैल्यूज का। क्यू स्क्वायर वैल्यूज को सॉर्ट करने के बाद हम लोग हमारे पास में क्यू की वैल्यूज है वो फाइंड आउट हो गई है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्यू की वैल्यूज हमारे पास में फाइंड आउट हो गई है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो हमें काउंट करना अब हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Q इजिकल टू NE। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो काउंट कर लेंगे। तो संख्या काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए कि N इजिकल टू Q बाई E, क्योंकि हमारे पास में Q की वैल्यूज है वो तो जाएगी ये 3.2 इंटू 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन जो वैल्यू हमारे पास में वो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो देखिए बच्चों 3.2 इंटू 10⁻⁹ एंड देन अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये दोनों एक दूसरे कट कर देंगे और इसका जो सॉल्विंग आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिंपल सा मेथड हो गया और कूलॉम बल का एक सिंप्लीफिकेशन हो गया इसके अंदर। इसके अंदर किसी वस्तु के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करना है ड्यू टू कूलॉम बल, कूलॉम फोर्स, तो ये मेथड उसका सिंपल सा एक मेथड है वो यहां पर अवेलेबल है। और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है वो बोर्ड लेवल या फिर कंपटीशन एग्जाम के अंदर सिंपल तरीके से 2 नंबर या फिर 2.5 नंबर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए। अब हम बात करेंगे हमारा बच्चों, अब जो हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा कि यदि दो कणों के मध्य दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा दोनों कण मूलतः 5 ग्राम द्रव्यमान वे 1.0 इंटू 10⁻⁷ कूलम आवेश से इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर अवेलेबल है, तो कणों के मध्य फोर्स तथा टेबल के बीच घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करना है। टेबल का नाम आ गया यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे दिमाग में टेबल है वो स्टेब्लिश हो जानी चाहिए। देन फिर हम बात करेंगे कि टेबल के ऊपर 2 कण अवेलेबल है और जो कि 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अवेलेबल है, यानी कि 0.1 मीटर की डिस्टेंस है उस पर अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, मास हो गया कणों का 5 ग्राम यानी कि 5 × 10⁻³ किलोग्राम। यहां पर किलोग्राम और यहां पर 10 सेंटीमीटर को मैंने मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जहां तक हमारे पास में संभव हो सके हमें जो क्वेश्चन सोल्व करना है उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास में स्टैंडर्ड वैल्यूज को साथ में लेकर ही काउंट करना है। ये बात आप लोग ध्यान में रखें, जो चीजें 11th के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ ली है और फिर 12th के अंदर आप लोग इन चीजों को बहुत और विशेष तौर से ध्यान में रखें कि स्टैंडर्ड वैल्यूज के अंदर क्या होती है कि चीजें काउंट करना आसान हो जाता है। फिर अगर हम सेंटीमीटर के अंदर लेते तो फिर क्वेश्चन को हमें मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता, डायरेक्टली हमें यहां पर कन्वर्ट कर दिया। और स्टैंडर्ड वैल्यूज को अगर हम काउंट करेंगे तो काउंट करने के जो प्रोसेस है वो हमारे पास में इजीली उसकी वैल्यूज है वो फाइंड आउट होकर के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि क्यू की वैल्यूज आ गई हमारे पास में यहां से कि 1.0 × 10⁻⁷ कूलम। सेकंड हमारे पास में जो माइंड में हमारे पास में चीज आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि यहां पर जो फॉर्मूला एस्टेब्लिश होगा वो किस प्रकार से होगा। कूलॉम बल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास में एकमात्र और सस्ता सुंदर टिकाऊ वही एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को कंप्लीट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के टॉपिक के अंदर हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हर दूसरे तीसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पुट करना है। ठीक है बच्चों, तो उसको हम यहां पर लेंगे। यहां पर लेने के बाद में फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। जो Q है यहां पर आ जाएगा कि समानुपाती इस तरह के रूप में। फिर देखिए F = 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.0 इंटू 10⁻⁷
और Q1 और Q2 दोनों सेम है, तो उनके लिए ये वैल्यू वापस आ जाएगी 1.0 अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू दी गई है वो हो जाएगी 0.10 इंटू 0.10। मीटर के अंदर कन्वर्टेड है, तो वैल्यूज हमारे पास पॉइंट के अंदर आ जाएगी। फिर हम बात करेंगे, देखिए F इजिकल टू 9 इंटू 10⁻⁻⁷ यहां से ये वैल्यू निकाले तो हो जाएगा हमारे पास में 2, 9 से 7 निकाला 2 हो जाएगा, फिर 2 - 7 हो जाएगा 10⁻⁵ इंटू 1.0 अपॉन 0.10 और 0.10 की वैल्यूज हमें हमारे पास में यहां पर आए फाइंड आउट होके, तो वो हो जाएगी कि देखिए 0.100 100 आ गया यहां से। फिर देखिए F इजिकल टू 9 इंटू ये जो वैल्यू है इसको और इसको यहां से कट किया तो कंप्लीट जो इनका प्रोसेस है वो निकल के यहां पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी वो हो जाएगी 10⁻⁵ -5 आ गई, तो इसको फिर देखिए और सोल्व करेंगे तो 9/10⁵ लिख दिया मैंने, तो 5 लिख दिया, तो अप्रोक्स ये वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास में 0.0009 न्यूटन के अप्रोक्स में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से वैल्यूज हमारे पास में निकल आ जाएगी, तो फोर्स हो गया इसका 0.0009 न्यूटन। ठीक है बच्चों, ये फोर्स आ गया टेबल के ऊपर जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर अवेलेबल है दो पार्टिकल, उनके बीच में फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट होकर के निकल के वो आई है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में जो अगला वाला जो मेथड प्रोसेस दिया गया है कि दोनों कण है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर अवेलेबल है, हैंगिंग के रूप में अवेलेबल है, जिनके ऊपर फोर्स भी काउंट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग विरोधाभासी बल है वो भी लग रहा है। फोर्स हमने काउंट कर लिया, फिर हम बात करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज हमारे पास निकल जाएगी उसके बारे में, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर जो निकल जाएगी उसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखिए कणों के मध्य बल निकल गया और टेबल के बीच में घर्षण गुणांक हमें फाइंड आउट करना है। घर्षण गुणांक फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हो जाएगा म्यू इक्वल टू mg। सबसे पहले घर्षण गुणांक फाइंड आउट करेंगे। m का मान क्या है 5 ग्राम, 5 इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू आप 10 भी ले सकते हो, 9.8 भी ले सकते हो। मैं यहां पर लिख रहा हूं 9.8। ठीक है बच्चों, फिर मैंने यहां पर इसे मल्टीप्लिकेशन कर लिया, जैसे कि हमारे पास में इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू आती है कि 49.0 इंटू 10⁻³ और इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0.049। ये तो वैल्यू आ गई म्यू की। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये वैल्यू आ गई म्यू की और ये वैल्यू आ गई फोर्स की जो कणों के मध्य लग रहा है। तो यहां पर जो फोर्स स्टेब्लिश होगा घर्षण बल गुणांक और कणों के मध्य, तो वो क्या हो जाएगा म्यू इजिकल टू F अपॉन F। ये दोनों फोर्स हो जाएंगे F चार्जेस के लिए, और ये जो फोर्स हो जाएगा जिसे हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा, देखिए कि फ्रिक्शन हम ले लेंगे फ्रिक्शन कांस्टेंट के रूप में। ठीक है बच्चों, म्यू की वैल्यू हमारे पास में दी गई है और एफ जो चार्ज के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में हमारे पास में लग रहा है उसको हम काउंट करेंगे। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास में क्या है 0.049 इजिकल टू एफ चार्ज की वैल्यू क्या है 0.0009
अपॉन एफ, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, एफ इजिकल टू 0.00009 अपॉन 0.049। तो इस प्रकार से हम लोग कणों के मध्य घर्षण गुणांक और उनके मध्य जो बल आएगा उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सोल्व हो गया क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप लोग कूलॉम बल का फोर्स है वो लगाओ और संतुलित अवस्था में F इजिकल टू एम जी और घर्षण गुणांक का जो मान है म्यू इजिकल टू एम जी, उनका ध्यान में रखो। उनके बीच में जो किस प्रकार से संतुलन होगा और फोर्स कहां से काउंट होगा, क्रिटिकल थिंकिंग के रूप में ध्यान में रखना आप लोगों को। ठीक है बच्चों, कंप्लीट चैप्टर में आप लोगों को ज्यादा मतलब होपलेस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन आप लोगों के 10-15 मतलब फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको आउटर और इनर साइड में, जो कि आप लोगों को जैसे कि QE तो मैंने बता दिया था कि विरोधाभासी जो ए समान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर को चार्ज लगेगा तो वो तो हो जाएगा, उसके लिए F इक्वल टू QE, और यहां पर जो Q की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी F अपॉन E, और E की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी F अपॉन Q। इस प्रकार से हम लोग फोर्स की चार्ज की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि मैंने बात की थी म्यू इक्वल टू एम जी, तो इन चीजों को आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा किस प्रकार से ये वैल्यूज इक्वल लगे कि एम जी और QE दोनों ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो किस प्रकार से लगेगी और किस प्रकार से नहीं लगेगी। तो क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आप लोगों को पॉइंट मेजर ध्यान रखना है। आसानी से क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए सोल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो फिर हम बात करेंगे अगले वाले टास्क के अंदर। जो क्वेश्चन है हमारा कि आवेशों की एक अनंत संख्या 4 माइक्रोकूलम के आवेश के बराबर x अक्ष के साथ x इक्वल टू 1 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर एंड x इक्वल टू 4 मीटर तथा x इक्वल टू 8 मीटर की तय दूरी पर रखी जाती है। अतः मूल बिंदु पर एक कूलम आवेश पर कुल बल का मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों कि इसके अंदर हमारे सबसे पहले हमारे माइंड में ऐसी ध्यान रखनी होगी कि कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो एक अध्यारोपण के सिद्धांत यानी सुपरपोजिशन की थ्योरम के बारे में, यानी कोई एक अक्ष है, उस अक्ष पर 4 माइक्रोकूलम में कुछ चार्जेस है जो कि इन सारे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनका जो फोर्स होगा उस फोर्स को हमें काउंट करना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो डिस्टेंस दी गई है वो है अलग अलग चार्ज अकॉर्डिंग। R1 इजिकल टू 1 मीटर, R2 इजिकल टू 2 मीटर एंड R3 इजिकल टू 4 मीटर एंड देन R4 इजिकल टू 8 मीटर। ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस दी गई है। फिक्स पैटर्न पे चार्ज है वो अवेलेबल है, जो कि हमारे पास में चार्ज है। इसे जैसे कि मैं आप लोगों के साथ एक डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग इसे समझ सकते हैं। ओरिजिन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए बच्चों, ये तो हो गया चार्ज Q0 और इसकी जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई R0, जो कि हमारे पास में काउंट हो जाएगी F0 के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, फिर हम बात करेंगे कि एक चार्ज पॉइंट है Q1, Q2, Q3 और Q4। Q3 एंड फिर आ जाएगा Q4। इन क्वेश्चन इन चार्ज के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगी इनके लिए मेजर हो जाएगी R1, R2, R3 और R4। ठीक है बच्चों, अब इनके द्वारा जो फोर्स लगेगा इस पर, उस फोर्स को हमें काउंट करना है। तो बच्चों इसके लिए तो ये डायग्राम हो गया। फिर हम बात करेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग में इस प्रकार समझेंगे कि
जो Q0 है उसके लिए फोर्स हो जाएगा F0, या फिर हम F मान सकते हैं। और देन फिर जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो इस प्रकार हो जाएगा, देखिए कि F इजिकल टू K Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस K Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर, देन फिर इनफाइनाइट तक K Q0 QN अपॉन R0N स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब कंप्लीट के अंदर हम लोग काम में जो कॉमन चीज लेनी है वो इस प्रकार से जाएगी हमारे पास में कि F इजिकल टू K Q0, और इन कंप्लीट फोर्स को जो हमारे पास में डिस्टेंस अवेलेबल है उनके उसके बारे में कि एक तो हमें ध्यान में रखना है कि जो चीजें Q1 Q2 Q3 Q4 है, इन चीजों के लिए जो हमारे पास में वैल्यू दी गई है कि मूल बिंदु पर, या फिर हम कह सकते हैं कि Q0 पर 1 कूलम आवेश पर, तो इनके लिए फोर्स है वो भी सेम रह जाएगा। तो इस चीज को भी हम आउटसाइड में कॉमन ले लेंगे, और यहां पर जो चीजें बचेगी वो बचेगी कि 1 अपॉन R01 डिस्टेंस के लिए देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 8 का स्क्वायर। F इजिकल टू K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, और Q1 की वैल्यू हमारे पास में दी गई है 1 कूलम। फिर हम बात करेंगे अगले वाले ब्रैकेट के अंदर, तो A का स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 64। ठीक है बच्चों, अब देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इस ब्रैकेट को सोल्व करने पर हम प्राप्त करेंगे कि 1 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 1 अलग चीज। फिर हम बात करेंगे अगले वाले पॉइंट में 9 टू 10 टू द पावर 9, फिर बच्चों देखिए यहां पर जो वैल्यूज आ गई 85 अपॉन 64। तो इस प्रकार से हम लोग जो फोर्स लगेगा इनके बीच में उस फोर्स को काउंट कर लेंगे आगे सोल्व करने के बाद में। ठीक है बच्चों, ओके, यहां तो हो गया ये न्यूमेरिकल की अगर सुपरपोजिशन में जो कंडीशन होती है उसके अंदर हम फोर्स काउंट किस प्रकार से कर सकते हैं। अब अगले वाला जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि बच्चों 5th क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हमारा इस क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित 10 इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाले तेल बूंद को संतुलित करने के लिए आवश्यक विभवांतर की हमें गणना करनी है, जो कि 5 मिलीमीटर से अलग होती है। और यदि इस तेल बूंद का जो मास है वो मास 3 × 10⁻⁻16 किलोग्राम हो, तो वोल्टेज को हमें फाइंड आउट करना है। मास दिया गया है और जी की वैल्यूज हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अनुरूप दी गई है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जिस प्रकार से क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसे हम ऐसे मान सकते हैं कि जो तेल की बूंद है वो संधारित्र के अंदर स्टेब्लिश है। वो इस प्रकार से देखिए कि माना कि ये कोई कैपेसिटर है जिसके चार्ज हो गए प्लस एंड माइनस, और यहां पर ये तेल की बूंद है वो स्टेब्लिश्ड है। तेल की बूंद अगर स्टेब्लिश्ड है तो उसके अंदर सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन रहा है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने के कारण इसका जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वो हो जाएगा QE। देन इसका जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा नीचे की तरफ हो जाएगा mg, क्योंकि इसके लिए इसके अंदर मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो दोनों फोर्स है, इन दोनों फोर्स के कारण ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को
इक्वल कर रहा है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर लेके आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे जैसे कि इसके अंदर अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ तेल बूंद पर ऊपर की तरफ लगने वाला बल इक्वल टू तेल बूंद पर गुरुत्वीय बल। इस बल के कारण ये वो संतुलित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फोर्स क्या हो जाएगा, QE इक्वल टू mg। ये फोर्स हो गया। अब हमें क्या करना है कि वोल्टेज को फाइंड आउट करना है इसे। तो वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कि E इक्वल टू V अपॉन डी, यानी कि वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। वोल्टेज को फाइंड करने के लिए कि कोई भी कण होता है उस पर जो एक समान अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसके अंदर वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस दी हुई होती है, जो कि ये किसी भी वस्तु से अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रीफाइड करने की जो चीजें होती है, जैसे कि यहां पर ये कैपेसिटर हो गया जिससे वो पार्टिकल कुछ डिस्टेंस पर अलग होता है, अपार्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कि यहां पर जो डिस्टेंस दी गई है वो तो जाएगी हमारे पास में 5 mm, और सबसे पहले अगर हम इसके अनुरूप बात करें तो ये हो जाएगा V अपॉन डी, Q.V अपॉन डी इक्वल टू mg। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात लिख सकते हैं इस प्रकार से कि V इक्वल टू mgd अपॉन Q। फिर हम यहां पर लिखेंगे जैसे कि m का जो मान है वो आ जाएगा हमारे पास में 3 इंटू 10 टू द-6 इंटू जी का मान ग्रेविटी का मान 10 और E का मान क्या है 5 इंटू 10 टू द-3 अपॉन Q। चार्ज की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द-19 कूलम। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन के बाद में हमारे पास में जो वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी वोल्टेज की, वो जाएगी जैसे देखिए कि 30 एंड 150 इंटू -9 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द-19 सॉरी, और ये 9 ऊपर चला गया तो माइनस ये हो जाएगा 19, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जैसे कि 150 अपॉन 10 टू द-10 अपॉन 1.6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 एंड 150 अपॉन 16 इंटू 10 टू द-9। फिर आगे जो ये वोल्टेज के रूप में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन 5 के बारे में कि अगर किसी इलेक्ट्रीफाइड जनरेट करने के बीच में कोई भी वस्तु स्टेब्लिश है जिस पर विरोधाभासी विद्युत क्षेत्र का बल तथा ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रहा है तो उसके बीच में जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, फिर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, मास, ग्रेविटी, चार्ज या फिर वोल्टेज एंड डिस्टेंस, उसको हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 4-5 चीजें डायरेक्टली इस फॉर्म के अंदर हमारे पास में बताई गई है। ठीक है बच्चों, फिर इस क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हम आएंगे हमारे पास में जो 6th क्वेश्चन है उसके ऊपर। 6th क्वेश्चन भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग आने की जो थ्योरम है वो इस प्रकार से हो जाएगी कि यदि किसी जल की बूंद का द्रव्यमान मास हो जाएगा इसका 10 टू द -3 किलोग्राम, -3 किलोग्राम है। इसके लिए समर्पित विद्युत क्षेत्र की गणना करें जिसके लिए आवेश का मान है वो हो जाएगा E इक्वल टू चार्ज का मान है 1.6 इंटू 10 टू द -9 कूलम, और E की वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान दिया गया है, चार्ज दिया गया है, वैल्यू में फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। डायरेक्टली ध्यान में रखना है कि कोई भी चार्ज
कोई भी कण है उस पर डाउनवर्ड तो फोर्स लगेगा mg का और अपवर्ड फोर्स लगेगा QE का। इन दोनों बल के कारण हमारे पास में जो कण अवेलेबल है वो संतुलित अवस्था में आ जाएगा। संतुलित अवस्था में आ जाने के बाद के अंदर हमारे पास में जो वैल्यूज यहां पर दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम पूछे गए मान को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए चार्ज का जो मान है हमारे पास वो दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू मास का मान दिया गया है 10⁻13 और ग्रेविटी का जो मान है हम अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं 10 मान सकते हैं या फिर 9.8 मान सकते हैं। फिर देखिए E की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10⁻³ इंटू 9.8 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, 9.8 भी रख सकते हो, फिर इसे आप 10 भी रख सकते हो। 10 आपके लिए यहां पर इजी हो जाएगा क्योंकि देखिए 1 आ गया। फिर हम बात करेंगे कि यहां पर जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज कट हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग मुझे देखिए कि मैं यहां पर जो वैल्यूज है वो इस प्रकार से लिखूंगा कि जैसे कि मेरे पास में कंप्लीट जो इसकी वैल्यू है वो हो जाएगी 10⁻³ इंटू 10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 -19 को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो वैल्यू हो जाएगी 10⁻16। फिर देखिए मेरे पास में यहां पर जो वैल्यू है वो इस प्रकार से हो जाएगी कि यहां पर तो जाएगा 10⁻1 और यहां पर हो जाएगा 1.6। पहले हमने बात की थी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक कूलम आवेश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है वो क्या हो जाएगी 6.25 × 10⁻19। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर 1 इंटू 10⁻1 रखूं तो इसके लिए जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6.25 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर मीटर। ठीक है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाता है। ज्यादा हार्ड नहीं है, बस यहां पर ये ध्यान में रखना है कि 10⁻³ है, 10⁻19 अगर ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद में क्या होगा कि 16 बचाएगा। फिर हमारे पास में 10 के अंदर 1.6 का डिवाइडेशन करना है। यहां पर ये डिवाइडेशन किया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू बचाएगी यहां पर 1 के अंदर 16 का डिवाइडेशन करना है तो हमारे पास वैल्यू जाएगी 6.25 × 10⁻16 न्यूटन पर मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे हमारे पास में जो 7th क्वेश्चन है उसके बारे में। तो आइए बच्चों बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए बच्चों, अब हमारा जो 7th क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है वो 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण अपनी स्थिर अवस्था से यानी कि इनिशियल पॉइंट से त्वरित होकर 6 सेंटीमीटर की दूरी तक गति करता है, मोशन करता है और मूविंग करता है। ठीक है बच्चों, इसके लिए लगने वाले समय की गणना करने में टाइम पीरियड काउंट करना है। तो जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किलोग्राम और आवेश का मान है हमारे पास में जो 6.1 × 10⁻31 कूलम अगर दिया गया हो तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसके सापेक्ष हमारे पास में जो टाइम पीरियड है उसको काउंट करना है। और ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई 1991 के अंदर आ चुका है। ये दोनों क्वेश्चन 7th और 8th आप लोगों के लिए जो रिवाइज क्वेश्चन होते हैं उनको मतलब लेकर के मैं आई हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपके स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग जो बोर्ड पेपर है उसमें भी आ सकता है। तो ध्यान में रखें इस प्रकार के मेथड का। नंबरिंग घुमा के दे सकते हैं लेकिन मेथड ये सेम प्रोसीजर एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चीजें हैं वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर और क्यू आवेश का जो मान है वो भी गिवन है। तो अब इसके अंदर हमें देख के करना क्या है कि एक दो जो हमारे पास में सबसे पहले हम सिंपली जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक तो हमारे पास में F = m है। देन यहाँ पर तो
तो क्वेश्चन को मतलब दिया गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर त्वरित होकर कोई इलेक्ट्रॉन है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी तक गति करता है, ये मतलब आगे धकेलता है। तो आगे धकेलने की जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझा दूं कि माना कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को धक्का लगेगा आगे की तरफ, तब ये मोशन करेगा और यह जो मोशन है वो एक्सीलरेशन कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो त्वरण को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो फोर्स फॉर्मूला है वो होता है कि F इक्वल टू एम है। ये तो होगी हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट, एंड देन जो हमारे पास में सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम धक्का लगाते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन फोर्स को फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, तो उसके लिए जो फोर्स का मान निकल के आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा कि F इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड लिख देंगे, क्योंकि हमें यहां इन दोनों के मान से एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक्सीलरेशन जो वैल्यू है वो इस प्रकार से आ जाएगी कि एम ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ई, देन फिर ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम। ये इस मेथड से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सीलरेशन जो मान है वो काउंट कर सकते हैं। मैं इस फॉर्मूले को इस प्रकार से यहां ऊपर लिख देता हूं थोड़ा कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ई अपॉन एम। इस फॉर्मूले से मैं काउंट करूंगा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे पास में आ जाए एक तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन एम। मास की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ओके, देन आगे हम बात करेंगे सॉल्विंग के रूप में कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर, यहां पर मैं 1.6 और 2 को काउंट करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 3.8 आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा सॉरी। देन फिर 10 टू द पावर -19 10 टू द पावर 4 और 31 ऊपर ले जाऊंगा, -31 ऊपर ले जाऊंगा तो 31 आ जाएगा, 10 टू द पावर 31 अपॉन 9.1। फिर हम इससे आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू है वो इस प्रकार से फाइंड आउट होगी कि 3.2 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 16, जो कि काउंट करने पे आ जाएगी 10 टू द पावर 17 इंटू 3.506 के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई हमारे पास में एक्सीलरेशन की वैल्यू। अब हम गति के तीसरे नियम से समय को काउंट करेंगे। समय को काउंट करने के लिए हम लोग गति का तो तीसरा नियम है वो क्या कहता है कि एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 80 स्क्वायर, जहां पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी। समीकरण ए इसे मैंने नाम दे दिया है। ठीक है बच्चों, इस समीकरण ए के अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो एस है, एस की वैल्यू कहाँ है, तो एस की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में यहां पर अवेलेबल है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपनी एट पोजीशन जो इस तरह अवस्था होती है, जो रेस्ट टाइम होता है उसका, उससे त्वरित होकर 6 सेंटीमीटर की दूरी तक गति करता है। तो वो जो मोशन है 6 सेंटीमीटर का वो एस के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहां पर मैं वैल्यूज है वो स्टेब्लिश कर देता हूं कि एक तो होगी हमारे पास में अगर मीटर में है तो हो जाएगी 0.06 मीटर, एंड हमारे पास में यू की वैल्यू है वो हो जाएगी एट रेस्ट। अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो वो इसके लिए इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग हो जाएगी वैल्यू 0। टी की वैल्यू है वो हमें काउंट करनी है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं 0.06 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2, ए की जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3.506 इंटू 10 टू द पावर 17 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इस प्रकार से हो जाएगी कि 0.06 इंटू 2 अपॉन 3.506 इंटू 10 टू द पावर 17। ये हो गई टी की वैल्यू, टी स्क्वायर की वैल्यू, और अंडरूट लेके हम इसको सोल्व करेंगे आगे
तो ये हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी टी की, समय की, क्योंकि जो कितना समय लगता है किसी इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको फोर्स लगाने पे जो कितनी दूरी तक वो गति करता है उसके बारे में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यदि दो बिंदु आवेश जिनके आवेश का मान Q और Q है, यानी कि एक तो कैपिटल Q और एक स्मॉल q है, किसी तीसरे आवेश 4Q के सापेक्ष इनके मध्य की दूरी x तथा x/2 है, आवेश Q के परिमाण या प्रकृति की गणना करनी है हमें। यानी कि जो हमारे पास में आवेश निकल के आएगा उस आवेश का जो मैग्नीट्यूड है एक तो वो फाइंड करना है, और दूसरा हमें ये फाइंड करना है कि उस आवेश की प्रकृति आकर्षण की है या प्रतिकर्षण की है या फिर उदासीन प्रकृति है। तो देखिए बात करते हैं, और ये क्वेश्चन मतलब सीबीएसई 1998 के जो बोर्ड एग्जाम थे उस बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसका जो मेथड है वो इस प्रकार सोल्व करेंगे कि मानना कि ये दो बिंदु आवेश जिनके आवेश का मान कैपिटल Q और स्मॉल q है, किस तीसरे आवेश 4Q के सापेक्ष इनके मध्य की दूरी x तथा x/2 है, आवेश Q के परिमाण और प्रकृति की गणना करनी है। तो एक लीनियर फॉर्म के अंदर मैं चार्जेस को स्टेबलिश कर देता हूं, वो इस प्रकार से हो जाएंगे जैसे कि माना कि ये पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी, और इनके बीच में जो मिड पॉइंट है वो जाएगा ओरिजिन ओ। ठीक है बच्चों, अब देखिए दो बिंदु आवेश जिनका आवेश का मान एक तो हो जाएगा हमारे पास में Q। सबसे पहले मैं इस चीज को हटा देता हूं एक बार से और इसे ओ ही रखता हूं, या फिर इसे ए रख देता हूं। मान लीजिए चार्ज की जो वैल्यू है वो हो जाएगी Q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q। ठीक है बच्चों, किसी तीसरे आवेश 4Q के सापेक्ष इनके मध्य की दूरी x तथा x/2 हो जाएगी। तो तीसरा जो चार्ज है मेरे पास में वो अवेलेबल हो जाएगा पॉइंट P पर हो जाएगा। तो इस चीज को ये a इजिकल टू ओरिजिन हो जाएगा, तो मैं इसे ओरिजिन नाम देता हूं क्योंकि मिड पॉइंट में आ गया, बीच में आ गया, तो इसके लिए ये ओरिजिन स्टेब्लिश हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं जैसे कि 4Q वैल्यू हमारे पास में यहां पर दी गई है और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस प्रकार से काउंट हो जाएगी कि कंप्लीट जो 4Q एंड जो हमारे पास में कैपिटल चार्ज Q है उसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो इस प्रकार से हो जाएगी कि x एन Q और Q के बीच के मध्य की दूरी हो जाएगी x तथा Q और 4Q के सापेक्ष जो दूरी है बढ़ी हुई डिस्टेंस वो तो हो जाएगी x/2। यही x/2 हो जाएगी और ये भी x/2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी x, ये हो जाएगी x माइनस x/2। x माइनस x/2 क्या होगी, एक में से आधा निकालेंगे तो आधा बचेगा, वही बात है। फिर देखिए इसके लिए हम लोग जो कूलम्ब का फोर्स है कि अब देखिए इनके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक तो जो फोर्स लगेगा FP और इसके लिए फोर्स लगेगा FB। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमें फाइंड करना है, इनका फोर्स इस साइड में लगेगा और इनका फोर्स इस साइड में लगेगा। तो स्टेब्लिश करने के लिए मैं लिख देता हूं FP इजिकल टू FB। इक्विलिब्रियम करना है, कंडीशन में लेकर आना है हमें। तो FP की जो वैल्यू है वो इस प्रकार से हो जाएगी कि K 4Q Q अपॉन x/2 स्क्वायर इज इक्वल टू K Q अपॉन x/2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से मैं डिस्टेंस को जो इक्वल है उनको कट कर दूंगा, सेम प्रोसीजर में K की वैल्यू एक दूसरे के सापेक्ष कट कर दूंगा और आवेश के जो मान है उसे भी कट कर दूंगा। फिर हमारे पास में जो वैल्यूज शेष बची है वो हो जाएगी Q इजिकल टू 4Q। यह तो हो गया इसका परिमाण। फिर बात करते हैं कि जो
परिमाण का जो मान है वो तो आ जाएगा 4Q, यानी कि यहां पर भी 4Q की वैल्यू ही आएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए चार्ज क्या है, समान प्रकृति के हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल। ठीक है बच्चों, इनके बीच में फोर्स लगेगा वो हो जाएगा रिपल्सन फोर्स। तो इनकी प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रतिकर्षण की, प्रतिकर्षण बल। ठीक है बच्चों, यह तो हो गया हमारे पास में 12th के कुछ न्यूमेरिकल बेस।